हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम्स रिजल्ट ग्रुप पर। मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक बार फिर से इतिहास की शानदार क्लास लेकर। प्यारे दोस्तों, इतिहास में महत्वपूर्ण विषय आज हम पढ़ने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो हम पढ़े हैं वो महत्वपूर्ण रूप से 3 बिंदुओं को हमने पढ़ा है। एक तो हमने पढ़ा है मानव से संबंधित इतिहास की शुरुआत। ध्यान में रखिएगा, हमने क्या पढ़ा सबसे पहले, तो इतिहास की शुरुआत पढ़ा। मैंने आपको बताया इतिहास किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हमें किसका इतिहास पढ़ना है, तो मानव का इतिहास पढ़ना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मानव का इतिहास के अंतर्गत इतिहास की शुरुआत पढ़ा। और दूसरा पॉइंट हमने जो पढ़ा वो महत्वपूर्ण था, मानव का विकास क्रम। हमने क्या पढ़ा, मानव का विकास क्रम हमने पढ़ा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम आज पढ़ेंगे, उसी के कंटिन्यू रखेंगे आगे। तीसरा जो बिंदु हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने जानी, किस तरीके से इसका उद्भव हुआ, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से आपसे यहाँ पे प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो इसी के क्रम में लगभग इसके 250 वर्षों बाद एक और संस्कृति चर्चा में आती है जिसे हम वैदिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। किस संस्कृति के रूप में जानते हैं, तो वैदिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। तो चार चैप्टर अभी तक हम टच कर चुके हैं, चौथा चैप्टर उसके क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इन चारों को इधर रहने दीजिएगा। ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है। ये प्रोसेसिंग में आज से स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है। देखिए, सबसे पहली बात जो यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो ये है, इसके नाम में क्या लगा हुआ है, तो इसके नाम में प्यारे दोस्तों संस्कृति शब्द लगा हुआ है। इसका नाम क्या है, वैदिक संस्कृति। महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम 1 नंबर आपसे सभी से पूछा जाएगा। यहां पर एक शब्द लगा हुआ है संस्कृति, जबकि आप सभी लोग देखेंगे तो हड़प्पा में क्या शब्द लगा हुआ था, सभ्यता लगा हुआ था। तो हमने सभ्यता का अर्थ आप सभी को बताया था कि अगर सभ्यता कहीं भी लगा हुआ है तो सभ्यता का अनिवार्य अंग क्या है प्यारे दोस्तों, तो सभ्यता का अनिवार्य अंग मैंने आप सभी को नगर बताए थे। क्या बताया था, नगर बताया था। और एक वहीं पर और चीज देख लीजिए, अब अगर कहीं पर भी संस्कृति शब्द मेरे प्यारे दोस्तों लगा हुआ है तो संस्कृति शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, तो गांवों को रिप्रेजेंट करता है। किसको, गांव को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अगर कहीं पर भी संस्कृति मेंशन हुई है तो मतलब वो जो व्यवस्था है वो ग्रामीण प्रधान व्यवस्था है। अर्थात वहां पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, यातायात के साधन बहुतायत नहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ ऊंची बिल्डिंग्स का वहां पर अभाव देखा जाता है। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है, प्रशासनिक सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, शांति प्रिय समाज नहीं है। आइए एक एक करके प्यारे दोस्तों वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को आज का सेशन पसंद आएगा। और आप सभी लोग अभी तक जिस तरीके सपोर्ट करते रहे, सभी लोग सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आप सभी को, यहां पर 2 चीजें आप सभी को जाननी है। एक तो वैदिक भी लगा हुआ है और दूसरा संस्कृति भी लगा हुआ है। तो अगर वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे तो एक ऐसी संस्कृति के बारे में बात करने हम जा रहे हैं जो वेदों पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, तो वेदों पर आश्रित है। किस पर आश्रित है प्यारे दोस्तों, तो वेदों पर आश्रित एक ऐसी संस्कृति के बारे में पढ़ने हम जा रहे हैं जो क्या है, जो ग्रामीण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझिए। जो कैसी है, ग्रामीण है। ये महत्वपूर्ण, वेदों पर आश्रित है और ग्रामीण है। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है कि वो ये है इसका टाइम पीरियड। तो प्यारे दोस्तों, इसका अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। कितने से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें भी इसको हम 2 काल में बांटते हैं। एक तो प्यारे दोस्तों ऋग वैदिक काल कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है, तो ऋग वैदिक काल कहा जाता है। सभी लोग फटाफट देखते चलिएगा, इसको क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, ऋग वैदिक काल बोलेंगे। जो दूसरा इसका वर्जन होगा उसको उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
उत्तर वैदिक काल बोलेंगे। अभी आपको एक एक चीज मैं सभी को बताने वाला हूं। देखिए, अगर आप ऋग वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल आप देखेंगे तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात आप सभी को यहाँ पर बता दूं, कुछ किताबें इसको 500 तक लेकर जाती हैं। आपको इससे परेशान नहीं होना, किताब में जो आपसे पेपर में पूछेगा यहीं से पूछेगा। ठीक है भैया। और अब महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं कि आखिर इसका जो काल विभाजन किया गया है उसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि थोड़ी सी वैदिक कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक सूरत बन जाए तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 250 वर्षों के बाद भारत में जनसमूहों द्वारा एक ऐसी सभ्यता विकसित की गई, एक ऐसी संस्कृति विकसित की गई जो कि ग्रामीण थी, और इसका टाइम जो था 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसको हम इसके विकास क्रम के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा 1000 से प्यारे दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक। समझ में आ रही है बात? अब आइए फटाफट तेजी के साथ देखते हैं। इसका नाम प्यारे दोस्तों लिखा गया ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के अर्थ में ही एक चीज छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा समय, ध्यान से देखना, ऐसा समय जो ऋग्वेद पर आश्रित है। किस पर आश्रित है प्यारे दोस्तों? तो ऐसा समय जिसकी जानकारी क्या होती है? ऋग्वेद पर आश्रित है। इस बात को ध्यान में रखिए। किस पे आश्रित है? ऋग्वेद पर आश्रित है। मतलब यहां पर जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है प्यारे दोस्तों? तो जानकारी के सभी स्रोत, जानकारी के स्रोत कैसे हैं? तो जानकारी के स्रोत ऋग्वेद से संबंधित हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो वेद, क्योंकि वेदों से संबंधित भाई चीजें पूछी जा रही हैं। उत्तर वैदिक काल का मतलब हो गया कि इस काल के बाद का जो समय है 600 ईसा पूर्व तक, उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सभी लोग फटाफट तेजी के साथ हमारे साथ चलते रहिए, और जितनी चीजें आप लोग जानते हैं उसको आप अपने दिमाग के अनुसार एडजस्ट करके इसी में डालते रहिए। फटाफट तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले। देखिए, ऋग वैदिक काल हो गया, उत्तर वैदिक काल। अब थोड़ा सा हम चलते हैं और एक चीज यहां पर आप सभी को एक्स्ट्रा देते हैं। देखिए, मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया प्यारे दोस्तों। ध्यान से देखो, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर 250 वर्ष लगभग बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 250 वर्ष बाद। ठीक है, 250 वर्ष बाद क्या आ रही है? तो 250 वर्ष बाद वैदिक संस्कृति। यार इसको समझिए, कोई आदमी आपको बताएगा नहीं, ना ही जिंदगी में इस चीज को समझ पाओगे। या तो गोबर जैसे क्या हो जाता है, दिमाग हो जाता है, पढ़ते पढ़ते आता ही नहीं है, और कुछ दिन बाद मन भी थक जाता है। तो समझिए आप, 250 वर्षों बाद संस्कृति आई। हमने आपको पढ़ाया था हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे ऊंचे महल हैं, अन्नागार है, स्नानागार है, R37 जैसे यहाँ पर समाधान के केंद्र पाए जा रहे हैं, और सड़कें पक्की कई जगहों पे पाई है, अलंकृत फरसें हैं, तो चारों तरफ से जगमग है। उसके बाद अचानक से हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? तो झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, सड़क नहीं है, ध्यान में रखना, सड़क नहीं है, व्यापार नहीं है। जबकि आपने वहां पर क्या देखा? वहां पर आपने देखा था व्यापार प्रधान थी। यही नहीं कि सिर्फ हड़प्पा में, विदेशों में भी वहां से सामान पहुंचाए जाते थे, बेचे जाते थे, पैसा कमाया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये अचानक से क्या हो गया। क्या हो गया देखते देखते? क्या हो गया भैया? अभी तो मेट्रो पे चल रहे थे, अचानक से बैलगाड़ी पे कैसे आ गए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता वालों को मार के भगा दिया। कई विदेशी इतिहासकार हैं, कई हैं, एक नहीं कई हैं, एक दो का तो नाम ही पढ़ते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। जबकि अगर ऐसा है, आप सोचिए किसी को आप मार के भगाएंगे तो उसकी चीजें सीखेंगे ना। सभी लोगों को मार के काट के तो नदी में फेंक नहीं दिए, और ना ही सारे लोगों को आप कहीं से भगा सकते, कुछ तो बच गए होंगे। अंग्रेज तो भारत में अभी तक रह रहे हैं। तो वही है कि ये एक अलग सभ्यता थी। उन लोगों का धीरे धीरे 250 वर्षों में पतन हुआ, बीमारी, महामारी, तंगहाली के कारण। ठीक है ना? तो ये लोग आए। अब आए का मतलब कदाप ये नहीं कि बाहर से ही आए, अभी बताता हूं, उसके बारे में चर्चा करता हूं कहां से आए।
लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि इनकी व्यवस्था कैसी थी। समझ रहे हैं आप बात, इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, इनकी झोपड़ी है, इनके पास सड़क नहीं है, इनका व्यापार नहीं है। ये क्या करते हैं? तो ये पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। समझते जाइएगा सभी लोग, आपको बहुत शानदार कहानी बताने वाला हूं। क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। तो इनमें एक चीज ये डेवलप हो रही है। चलो, पशुपालन करते हैं, यहीं पर रोकते नहीं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें मैं लेता हूं, ठीक है ना। तो पशुपालन करते हैं। अब आप समझिएगा, इनका जो सबसे छोटा कुनबा होता है, 5 लोग 10 लोग का जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? उसको जन बोलते हैं। इनकी जो सबसे छोटी इकाई थी, ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो इनको क्या बोलते थे? उसको प्यारे दोस्तों जन बोलते थे। क्या बोलते थे? जन बोलते थे। ठीक है, जैसे आप समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिए। इनका कुल है, कुल मतलब परिवार, ठीक है ना। कुल के बाद क्या हो गया? कुल के बाद आता था गोप, गोप मतलब गांव, गोप के बाद जन आ जाता था, ठीक है। जन मतलब जनपद, जन का मतलब क्या हो गया? जनपद, बड़ा एक समुदाय आ जाता था। फिर इसको क्या बोलते थे? जनस्य गोप बोलते थे। जो इसका मुखिया होता था, क्या बोलते थे? जनस्य गोप बोलते थे, अर्थात मुखिया को। ये जो व्यक्ति होता था, ये क्या होता था? पावरफुल होता था। इसमें क्या होती थी? पावर होती थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझिए। तो एक छोटा सा कबीला बनाया इन लोगों ने पहले, और उस कबीले का जो मुखिया होता था, उसमें थोड़ी सी ताकत इन्होंने डाली कि हाँ, इसमें क्या होगी? ताकत होगी। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी को क्या होगी भैया उसमें? तो ताकत होगी, इतना समझते रहिए, ठीक है। ताकत ला दिए। अब क्या होगा? अब आप लोग समझिएगा। अब वो व्यक्ति क्या करेगा? धीरे धीरे वो चीजों को रोटेट करने लगा, धीरे धीरे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगा। इतने पे रोके रहिए, ज्यादा तेज मत जाइए, बहुत तेज मैंने बता दिया। कुल एक छोटा सा कुनबा है, ठीक है। ज्यादातर किताबें कुन को देती नहीं। फिर गोप एक गांव मान लीजिए। फिर जन आया, जन एक बड़ा रूप था, आप इस तरीके से बड़े रूप में, जैसे जिला टाइप का, ठीक है ना। फिर उसका मुखिया जो होता था वो जनस्य गोप कहलाता, तो वो युद्ध वगैरह क्या सारे कामकाज वही करता था। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर इन्होंने पशुपालन पर और ज्यादा जोर दिया, पशुपालन पर और ज्यादा बल दिया। पशुओं का 2 तरीके से लोग पालन करते थे। एक तो मांस के लिए भी लोग यहाँ पर पालन करते थे, और दूसरा दूध के लिए भी ये लोग पालन करते थे। कृषि भी करते थे, परंतु बेहद कम मात्रा में। कृषि क्या थी? न्यून थी, बहुत कम मात्रा में थी, ना डिक्रीजमेंट में था, ठीक है, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं था कृषि वगैरह का, ठीक। लेकिन एक चीज यहां पर सबसे बड़ी वो आई कि प्रशासन के लिए इनके पास जन है। क्या है? जन है। अब इसको यहीं पर रोको, जन को यहीं पर रोक दो, ठीक है ना। आपको मैं तब की कहानी बता रहा हूं जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है। इसको ध्यान में रखिएगा, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, ध्यान में रखिएगा। अभी लकड़ी के हल से खेती की जा रही है। किससे खेती की जा रही प्यारे दोस्तों? तो लकड़ी के हल से खेती की जा रही है। अब आइए एक प्रश्न का यहां पर हम आपके उत्तर देते हैं कि आखिर आर्य कौन थे। आ जाओ फटाफट, उसको इतना रोक दो, बस वहीं पर रोक दो। आर्य कौन थे? सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो आर्य कौन थे। और आर्यों को लेकर प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा क्या की गई है, हमारे दिमाग में भ्रांतियां भी डाली गई हैं। समझ में आ रही बात? ध्यान में रखना इस बात को, ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। तो 2 लोग हैं, इनका नाम है अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद। क्या नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ध्यान से देखो भाई साहब सभी लोग, ये 2 लोग हैं, 2 जाने माने इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इन्होंने कहा जो सबसे ऑथेंटिक चीज है वो इन्हीं के मत को माना जाता है। इन्होंने कहा कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। आर्य सप्त
सैंधव प्रदेश के निवासी थे, सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। कहे यही के थे जो बाद में इतने फैल गए। कहाँ के थे निवासी? सप्त सैंधव प्रदेश के। अब आपके मन में आता है सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ रहा होगा, उसके बारे में चर्चा करता हूं। दूसरी बात, जो आर्य शब्द का एक शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। ध्यान में रखिएगा। और ये क्या था? संस्कृत भाषा बोलने वालों का समूह था। संस्कृत भाषा बोलने वालों का समूह था। समझिएगा, बोलने वालों का समूह था। इतना मामला क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब आज के दौर में क्या किया जाता है? आज के दौर में जो दलित, शोषित, वंचित तबका है हमारे यहाँ का, उसके मन में ये भाव बैठाया गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्य हैं और जो दलित हैं वो हड़प्पा सभ्यता वाले हैं। अब इससे क्या हो रहा है? समाज में कोलिजन हो रहा है। मैं आपको इस बात को स्पष्ट बता देना चाहता हूं, किसी भी सभ्यता या संस्कृति का निर्माण पूरी तरीके से बाहर से किसी भी जन समुदाय के द्वारा आने के बाद नहीं बना। इसको ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं भारत में इस्लामिक संस्कृति का आक्रमण हुआ। आज इस्लाम भारत में मिला हुआ है ना कि भारत इस्लाम में मिला हुआ है। ईरान में आक्रमण हुआ मुसलमानों का, उन्होंने आक्रमण किया। ईरान बहुत शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है दुनिया में। ईरान में भले इस्लाम पूरी तरह से हो गया, लेकिन जो वहां की कल्चर है वो अलग है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो किसी देश की कल्चर को आप नहीं बदल सकते हो। यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, तो ये आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि विदेशी थे। अब इस बात को समझ रहे हैं अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख आया है देवकृत योनि, एक शब्द प्रयुक्त किया गया है देवानाम कृत योनि। देवानाम कृत योनि, ध्यान में रखिएगा। कहें कि ये देवताओं द्वारा बनाई गई योनि है, मतलब उत्पादन केंद्र है। कहे कि यहां पर जितना थोड़ा सा आप बीज डाल दोगे बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब नदी के किनारे अगर जलोढ़ मिट्टी है कहीं पर आज के अनुसार, तो भैया आप बोते रहोगे तो थोड़ा सा बोओगे तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे यूपी बिहार साइड में आप देखो क्या है, ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं। अब तो मांस मदिरा सारे खाने लगे। अब बुद्ध महावीर सब यहीं पैदा हो रहे हैं, भगवान राम शंकर सब यहीं पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ और सारे धर्म क्या कह रहे हैं? शाकाहारी बनो, जीवों के हत्या मत करो। सऊदी अरब में कह रहे हैं बकरा काटो, यहाँ नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ अहिंसा का माहौल है। यहाँ पर थोड़े से भी बीज में काम चल जाता है। एक अगर मुट्ठी सरसों मार दिए तो एक परिवार का जीवन यापन हो गया। आप समझ रहे हो इस बात को? वही हमारे यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा भैया, इनकी भी बात सुन लीजिए फटाफट तेजी के साथ। बाल गंगाधर तिलक जी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। इन्होंने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे भैया? उत्तरी ध्रुव से आए। कहे तुम काहे भैया इसे बता रहे हो, उत्तरी ध्रुव से काहे ला दिए? अच्छा ये बताओ, इन्होंने क्यों कहा उत्तरी ध्रुव से ही है? इन्होंने क्यों ये नहीं कहा कि दक्षिणी ध्रुव से नहीं है? जरा बताइए सभी लोग, क्यों ये नहीं कहा कि दक्षिणी ध्रुव से नहीं है? देखते हैं कितने लोग बताते हैं, फटाफट सभी लोग बता दो भैया। दक्षिणी ध्रुव से नहीं आए, ऐसा इन्होंने क्यों कहा? सभी लोग बताइए। तो इसके पीछे प्यारे दोस्तों एक रीजन है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव क्या है? निर्जन है, वहां कोई नहीं रहता। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि दक्षिणी ध्रुव से आए, नहीं तो डायरेक्ट फंस जाते। समझ में आ रही बात? इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो दक्षिणी ध्रुव से नहीं कहा जा सकता। इन्होंने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव से आए। अब एक और है महत्वपूर्ण, दयानंद सरस्वती। क्या नाम इनका? दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या कहा? सबके देखिए बयान आपको बता रहा हूं इनके बारे में क्या राय है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आर्य कहां से आए? तिब्बत से आए। आर्य तिब्बत से आए। कहां से आए? तिब्बत से आए। मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो इनमें से अभी तक मैंने जो दो बड़े नाम आप सभी को बताए, इन्होंने ये माना कि आर्य कहां से आए? तो आर्य बाहर से आए। इन्होंने इतना मान लिया। जबकि मैं आपको बता रहा हूं किसी भी सभ्यता का पूरी तरीके से प्यारे दोस्तों बाहर से हम ये कह ही नहीं सकते कि ये लोग बाहर से पूरी तरह से आए। समझ में आ रही बात? आप सोचो अगर बाहर से आए तो हड़प्पा वाले कहां चले गए? आपसे पूछा जाएगा ना कि बाहर से आए तो हड़प्पा वाले कहां चले गए। इसको समझिए।
अब इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कथन है, सबसे ज्यादा जो एथेंटिक चीज मानी जाती है, वो मानी जाती है अविनाश चंद्र एवं संपूर्णानंद की बात को ध्यान में रखिएगा। ये सप्त सैंधव जो प्रदेश है वो पंजाब वाला रीजन है। कौन वाला रीजन है? तो पंजाब वाला, भारत एवं पाकिस्तान दोनों का जो हिस्से में है वही क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से यहां पर वर्णन किया गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो ये तो जानकारी हमें मिल गई। कुल मिला के कोई स्पष्ट राय नहीं है विद्वानों के बीच में कि ये कहां से आए थे। हर्ट एवं पेंका नामक विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि ये जर्मन प्रदेश से आए थे। कौन? हर्ट एवं पेंका इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? जर्मन से आए थे। इनका माना ही नहीं जाता, ठीक है ना, जर्मन से आए थे। हमको ये बताओ, अगर जर्मनी से आए थे तो जर्मनी में क्यों नहीं आर्यों की जैसी व्यवस्था पाई जाती है? नहीं पाई जाती ना। सिर्फ भाषा का मेल हो जाने से उस भारोपी ग्रुप की जो संस्कृत है वो भारोपी ग्रुप की भाषा मानी जाती है। फिर दूसरी बात, अगर हड़प्पा सभ्यता वालों को मारकर इन्होंने भगाया और उसके बाद खुद बस गए तो क्या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कहीं पढ़ी नहीं जाती? ये भी सारे सवाल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने जो अभी छोड़ा था, कहां पे छोड़ा था? आपको मैंने ये बताया था जन बन गए, जन बन गए हैं। और अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम जो जानकारी लें वो वेद के बारे में लें। तो सबसे पहले चूंकि हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग वैदिक काल में हम ऋग वेद के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना, ऋग वैदिक काल में प्यारे दोस्तों हम ऋग वेद के बारे में जानकारी लेंगे। फटाफट तेजी के साथ सभी लोग आ जाओ भाई। देखो, नंबर एक बात, ऋग्वेद के आधार पर जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। तो आइए सभी लोग और ऋग्वेद के बारे में भरपूर मात्रा में जानकारी लीजिए। सबसे पहली बात, इसके विद्वान को क्या कहते हैं? होता या होत्र इसके विद्वान को कहा जाता है, जो आप सभी से कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है। क्या है प्यारे दोस्तों? तो सबसे पुराना वेद है, आपसे महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाएगा। सबसे पुराना वेद। कुल मिला के कितने चैप्टर हैं? तो कुल मिला के इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब आप समझ सकते हो 10 यूनिट हैं, जिनमें दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक ही सबसे पुराना है। क्या है? सबसे पुराना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना मामला क्लियर हो गया। तो दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पुराना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, पहला मंडल क्यों पुराना नहीं है? भला किसी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती है और बाकी की चीज पुरानी हो? आपके मन में आ रहा होगा। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ध्यान में रखिएगा, पहला ध्यान में रखना इस चीज को, 1, 8, 9 और 10 ये बाद में जोड़े गए हैं। क्या हुए हैं? बाद में जोड़े गए हैं, इस बात को ध्यान में रखना, जोड़े गए। बाद में लोग जैसे जैसे उसको पढ़ते गए, लिखते गए, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ऐड करते गए। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिए। क्या वेदों को, ऋग्वेद को क्या कहा गया, या यूं कहे वेदों को डायरेक्ट क्या कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों? अपौरुषेय, अर्थात जो किसी पुरुष द्वारा या जो किसी मनुष्य द्वारा ना लिखा गया हो, किसी मनुष्य द्वारा ना लिखा गया हो, किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं इसकी रचना हुई है। इसको क्या किया गया है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सुन सुन के आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो श्रुति साहित्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो श्रुति साहित्य बोला जाता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलग अलग मंडल से अलग अलग प्रश्न आप सभी से बनते हैं। प्रश्न करेंगे फैक्चुअल रूप से अलग से। पहले हमें थ्योरी पढ़नी, थ्योरी समझनी जरूरी है। देखिए, नेक्स्ट आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो यह है कि इसकी रचना माना जाता है कि अपने आप से ईश्वर की प्रेरणा से हुई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। चूंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक याद करवाया गया, ये सारे मंत्र रटवा रटवा के बच्चों को याद करवाए, कई पीढ़ियों तक याद करवाते चले गए।
तो इसीलिए वेद बच्चों को याद होता चला गया। और फिर इसको श्रुति साहित्य मतलब जो सुनकर याद किया गया। समझ में आ रही बात? इसको ध्यान में रखिएगा। तो श्रुति साहित्य इसे कहा गया। मैंने बताया इसमें कुल 10 मंडल हैं और 10 मंडल में से 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं और तीसरे मंडल में प्यारे दोस्तों गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? तीसरे मंडल में, ध्यान से देखिए इसको, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तीसरे मंडल में क्या है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही? आगे बढ़ जाइए फटाफट तेजी के साथ। आपसे कभी कभी ये पूछता है, ये जो गायत्री मंत्र है इसका हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका हम प्रयोग सविता के लिए करते हैं। और सविता कौन है? तो सविता भगवान सूर्य का नाम है। किसका नाम है प्यारे दोस्तों? भगवान सूर्य से ही संबंधित है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य एकदम अपने प्रचंड अवस्था में होता है तो उसको सविता बोला जाता है। और जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो ओम भूर्भुवः स्वः, वो प्यारे दोस्तों उसी से संबंधित है, सविता के रूप से संबंधित है। बाद में इस मंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऐसे हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाने के लिए जो किसी भी दबाव के कारण दूसरे किसी धर्म में चले गए थे, उनके अनुयायी बन गए थे। समझ में आ रही बात? इतना मामला क्लियर हो गया। अब यहां पर एक चीज और आती है, ध्यान से देखिएगा। 10वें मंडल में, ध्यान से देखो भाई, 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परंतु वर्ण व्यवस्था जो यहाँ पर थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी, ठीक ना। वर्ण व्यवस्था जन्मजात नहीं थी। मतलब क्या हो गया? मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण नहीं होगा। ये किस पर आधारित थी? तो ये कर्म पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? कर्म प्रधान थी, ना कि प्यारे दोस्तों जन्म प्रधान। ध्यान में रखिएगा, जन्म प्रधान ये बिल्कुल भी नहीं थी। ये क्या थी? कर्म प्रधान थी। समझ में आ गई बात? जिसका जैसा कर्म होगा उसकी वैसी ही जाति होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण रूप से समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये हो गया कि एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी पाए जा सकते थे। ये भी हो सकता था कि पिता क्या है? ब्राह्मण है, हो सकता है पिता ब्राह्मण हो, ठीक है, माता क्षत्रिय हो, योद्धा हो भाई, ठीक है, और बेटा उनका शूद्र हो, किसी काम का ना हो, कोई काम ना करता हो, ठीक है, और एक बेटा क्या हो? वैश्य हो। इस तरीके से परिवार वहां पे बन सकता है, क्योंकि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस तरीके के एक श्लोक, एक कहानी के बारे में वर्णन मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार आप सभी लोगों से बना है। तो ध्यान में आप सभी को क्या रखना है प्यारे दोस्तों? ध्यान में ये रखना है कि जो ऋग्वेद काल की वर्ण व्यवस्था है वो अस्थाई नहीं है। वो किस पर आश्रित है? तो वो कर्म पर आश्रित है, ना कि जन्म पर, ठीक है। एक चीज अब यहां पर और ध्यान में रखिए, ध्यान में ये रखिए प्यारे दोस्तों कि सबसे महत्वपूर्ण ये है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से ये जानकारी मिल गई, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था वाली, ठीक है ना। लिख दिया 10वें मंडल से वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही सबसे ज्यादा जानकारी 10वें मंडल से मिलती है। 10वें मंडल से ही हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो प्यारे दोस्तों इसी में एक सूक्त है, नदी सूक्त। क्या है? नदी सूक्त है। नदी सूक्त से हमें 21 नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? 21 नदियों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। चूंकि जो कोई भी मैंने बताया शुरुआती सभ्यताएं रही हैं वो हमेशा नदियों के किनारे ही व्यवस्थित होंगी। उसके पीछे रीजन ये है कि जब वो नदियों के किनारे व्यवस्थित होती हैं तो उनको पीने का पानी मिल जाता है, सिंचाई के लिए मिल जाता है जल,
परिवहन के लिए जल मिल सकता है, नौका से इधर से उधर आसानी के साथ जा सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, कोई दूसरा राज्य उन पे आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। समझ में आ रही चीजें? तो इतना ध्यान में रखिएगा। अब जो 21 नदियों का वर्णन मिला है, सर्वाधिक बार किस नदी के बारे में बात की गई है? आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो सर्वाधिक बार सिंधु नदी के बारे में बात की गई है। किसकी नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में बात की गई है। परंतु सर्वाधिक बार किसी का नाम लेना और कोई सबसे प्रिय होना, उसका नाम तुम्हारे जहन में कभी कभी आना, या किसी का नाम आपके होठों से हमेशा आना, अंतर है ना। तो जिसका नाम कभी कभी आए, अंदर हो आपके, बहुत प्रिय हो, तो ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक प्रिय नदी वैदिक कालीन आर्यों की कौन सी थी, तो सर्वाधिक प्रिय नदी प्यारे दोस्तों सरस्वती थी। ठीक है ना? कौन सी नदी थी? तो सरस्वती नदी थी। ये महत्वपूर्ण है, जिसको हम घग्गर नाम से भी जानते हैं। ये वर्तमान में क्या है? विलुप्त हो चुकी है, हालांकि इस पे शोध कार्य चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? विलुप्त नदियों की सूची में शामिल है। इसके लिए कुछ शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जैसे आप सभी लोग देख लीजिए। इसके लिए नदी तमा जैसा शब्द प्रयुक्त किया गया है, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, ये ऐसे शब्द हैं जो इसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ये बताता है कि सरस्वती नदी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस सभ्यता में थी। अब हमारे जहन में आता है, क्या हमारी गंगा नदी उस समय नहीं प्रवाहित होती थी? तो ऋग्वेद में इसी मंडल और इसी सूक्त में अगर आप देखेंगे तो गंगा का प्यारे दोस्तों एक बार उल्लेख होता है। किसका? गंगा नदी का एक बार उल्लेख होता है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख होता है। आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कितनी बार उल्लेख होता है? तो एक बार उल्लेख होता है। समझ में आ रही बात? अब आगे बढ़ते हैं फटाफट तेजी के साथ। कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में सर्वाधिक बार प्यारे दोस्तों किसका उल्लेख हुआ है? सभी लोग बताइए, सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है? तो सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में अगर किसी का उल्लेख हुआ है तो पिता का उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? पिता का उल्लेख हुआ है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसका उल्लेख हुआ है प्यारे दोस्तों? तो पिता का उल्लेख सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? चलिए एक बार सभी लोग शेयर मार दीजिए। पिता का सबसे ज्यादा बार, ठीक है ना। अगर इसके बाद आप सभी से बात करें, इसके बाद किसका उल्लेख हुआ है? तो पहले पिता हैं, फिर जन है, फिर इंद्र हैं, फिर माता है। ये क्रम है। चार प्रमुख सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग जो कि ऋग्वेद में हुआ है। आपसे पूछता है सबसे ज्यादा प्रयोग किस देवता का किया गया? सर्वाधिक बार किस देवता का नाम लिया गया है? तो इंद्र का नाम लिया गया है। किसका नाम लिया गया है? इंद्र का नाम लिया गया है। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया है। किसी का नाम अधिक बार लेने से क्या अर्थ लगाया जा सकता है? किसी का नाम अधिक बार लेने से अर्थ ये लगाया जा सकता है कि वो उसका जो काम है वो हमारे लिए उपयोगी ज्यादा हो। जैसे आप देखेंगे पिता का नाम लिया जा रहा है, तो पिता अर्थात पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना की जा रही। ध्यान से देखना भाई, क्या है? पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना की जा रही है। ध्यान से देखना, पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना की जा रही है। इसके पहले अगर आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां पर मातृ सत्तात्मक समाज की स्थापना की गई। इसीलिए वहां पर माता को केंद्र बिंदु में रखा जाता था। यहां पर पिता को केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है। समझ में आ रही बात? चले आगे फटाफट तेजी के साथ बढ़ते रहिए सभी लोग। इतना मुद्दा समझ में आ गया? पितृसत्तात्मक समाज है। आगे बढ़िए भाई साहब।
सभी लोग फटाफट तेजी के साथ बढ़ते रहिए गंगा मैया का नाम लेके। देखो भाई साहब, मैंने बता दिया सबसे ज्यादा बार किस देवता का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र का प्रयोग हुआ है। समाज को अब पितृ सत्तात्मक बनाया जा रहा है, तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है। तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सभी लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके, आपको क्या लगता है ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति ठीक थी, बढ़िया थी, कोई गिरावट नहीं थी, जैसे पहले थी वैसे ही महिलाओं की स्थिति थी। इसको ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण चीज आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद आती है चीजें, कृषि का क्या भैया इसका काम था, तो कृषि महत्वपूर्ण थी, ध्यान में रखना, कृषि महत्वपूर्ण थी। लकड़ी का हल उपयोग किया जाता था, किसका, लकड़ी का हल उपयोग किया जाता था। तो आप कहेंगे क्या सोने का हल प्रयोग करें, नहीं। आप देखिएगा जो हल का, प्यारे दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो मिट्टी में घुसता है यार, जो मिट्टी में जो घुस के जो है जुताई करता है इस तरीके से, वो हिस्सा क्या होता था, ये लकड़ी का होता था। जब लकड़ी का होता था तो बहुत ज्यादा नीचे तक खुदाई नहीं कर पाता था, जुताई नहीं कर पाता था। बाद में आप उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो उत्तर वैदिक काल में ये हिस्सा लोहे का होने लगा, क्योंकि लोहे की खोज की जा चुकी थी। तो क्रांति आ जाती, जब बढ़िया जुताई होने लगी तो उत्पादन बढ़ गया, ठीक है। यहां पर मामला समझ में आया। तो कृषि इस तरीके से चल रही थी, मतलब कृषि इनकी काम चलाऊ थी, उत्पादन हो रहा था, ठीक ठाक तरीके से खाने पीने को मिल जा रहा था। भेड़ बकरी गाय ये लोग पाला करते थे। अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि इनके जीवन में, एक बार हम चले वेदों से संबंधित, मैंने ऋग्वेद से संबंधित चीजें आप सभी को थोड़ी सी बताई हैं, और बाकी हम वैदिक साहित्य एक अलग से लास्ट में 15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें आपको पूरे साहित्य और उससे संबंधित तथ्यों को वहां पर दे दिया जाएगा। अब इसमें बीच बीच में डालने पर आपके क्लास का जो समझने का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कृषि का मामला चल रहा है, समाज ठीक ठाक बन गया है, नदियों के किनारे बसे हुए लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अपने आप को संस्कृत बोलने में निष्ठ रखते हैं, संस्कृत बोलने वाले लोगों का समूह है, और झोपड़ियों में रहते हैं। महलों का निर्माण अभी नहीं हुआ है, इतने पर आप रुकिएगा। महलों का निर्माण प्यारे दोस्तों अभी नहीं हुआ है, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया मामला, ठीक है। अब हम किस पे एंट्री मारेंगे, अब हम मारेंगे एंट्री उत्तर वैदिक काल में। किस में एंट्री मारेंगे, उत्तर वैदिक काल में। किस में एंट्री मारेंगे, उत्तर वैदिक काल में, ठीक। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इस काल को लेकर हम आपके बीच में दोबारा से उपस्थित होंगे। तो आपको कैसा लगा यह सेशन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और सभी लोग थोड़ा सा उत्साहवर्धन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में जहां भी रहिए तूफान की तरह चमचमाते रहिए। सब आंधियों को कह दो हमसे न टकराए, हम वो बाज हैं जो मैदान जीत ले जाएंगे। मैदान तो हम ही जीतेंगे, मेहनत करते रहिए सभी लोग और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया, जय हिंद।